बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लास्ट क्लास में हम लोग एम्प्लॉय शेयर स्कीम को डिस्कस कर चुके हैं, तो क्विक जरा इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और फिर देन इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट रिकॉल कर लेते हैं। एम्प्लॉय शेयर स्कीम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन नंबर 14 है, ऑल्सो कॉल्ड स्टॉक ऑप्शन स्कीम और इक्विटी बेस्ड कंपनसेशन प्लान। चला जी, उसके बाद लिखा हुआ क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या लिखा हुआ गया आपके सामने। A company being an employee may issue what? A company being an employer may issue what? Shares of the company to its employees free of charge as an what? Employment benefit. अगर एक कंपनी अपनी ही कंपनी की शेयर इशू करती है अपने एम्प्लॉयज को फ्री ऑफ चार्ज बतौर एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, या फिर हाउएवर a company may charge an amount called exercise price or grant price against the issue of option, या तो ऑप्शन देते वक्त आपसे कुछ चार्ज करें, या फिर शेयर्स इशू करते वक्त चार्ज करें, या फिर पार्टली ऑप्शन के वक्त और पार्टली शेयर इशू करते वक्त आपसे चार्ज करें, और जो पैसे आपसे चार्ज किए जा रहे हैं विच इज लेस देन व्हाट? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स। आपको जो शेयर्स मिल रहे हैं वो शेयर्स की मार्केट वैल्यू के से कम पे मिल रहे हैं एट दैट टाइम, देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट अराइजेस। तो फिर ये परक्विजिट अराइज होगा और एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट अराइज होगा, और ये एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट सैलरी का पार्ट बनना चाहिए। ये हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं, कल बहुत तफसील से इन बातों को आपको समझा दिया गया है। अच्छा जी, फिर वही बात थी कि भाई ऑप्शन की टैक्सेबिलिटी और इश्यू ऑफ शेयर्स की टैक्सेबिलिटी को दो हिस्सों में तोड़ दिया गया है। ऑप्शन मिलना टैक्सेबल इवेंट ही नहीं है, तो वैल्यू ऑफ राइट और ऑप्शन to acquire shares is not taxable event and is not chargeable to tax. However, it is taxable only where the employee disposes the option, in which case gain is taxable in the year of disposal under the head what? Salary, as consideration received less cost of right or option. ये बात आप सब जानते हैं, कल की क्लास में तफसील से हो चुकी है बात कि ऑप्शन मिलना टैक्सेबल इवेंट नहीं है। नंबर 2, ऑप्शन अगर आप डिस्पोज ऑफ करते हैं तो फिर डिस्पोजल पे जो सेल प्रोसीड मिलेगी आपको ऑप्शन बेचने पर, उसमें से आप लेस कर दें ऑप्शन को हासिल करने की कॉस्ट अगर कोई है तो, और अगर ऑप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिले हैं तो पूरी सेल प्रोसीड गेन बन जाएगी, और वो गेन आपकी सैलरी का पार्ट बनेगा बतौर एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। क्या ये बात हम कल कवर कर चुके हैं ना बेटा? जवाब दें। उसके बाद इट मींस दैट कि ऑप्शन मिलने पर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। तो अगर ऑप्शन की कोई फेयर मार्केट वैल्यू है, तो ऑप्शन अगर आपको ग्रांट कर दिया गया है लेकिन आपने अब तक ऑप्शन डिस्पोज ऑफ नहीं किया, तो ऑप्शन मिलने पर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। इट मींस दैट व्हाट? इट मींस दैट फेयर वैल्यू ऑफ द राइट और ऑप्शन at the time it is granted to the employee is not taxable and therefore irrelevant. तो ऑप्शन के मिलने पे टैक्सेबिलिटी नहीं है, ऑप्शन मिलते वक्त जो ऑप्शन की फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो आपकी सैलरी में ऐड नहीं होगी जब तक कि ऑप्शन डिस्पोज ऑफ ना हो जाए। दूसरा पॉइंट क्या था कि जनाब, क्या ऑप्शन क्या कर लिया आपने? एक्सरसाइज कर लिया। तो अगर आप ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होगा? आपको शेयर इशू होंगे। तो दूसरी टैक्सेबिलिटी कब होगी? शेयर के इशू होने पर। या तो आप ऑप्शन डिस्पोज ऑफ कर देंगे या आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेंगे। तो लिखा हुआ क्या है? शेयर में बी इशूड without any restriction on transfer, or it may be issued with restriction on transfer, also called trading lock period और lock in period। आप जानते हैं शेयर आपको इशू हो सकते हैं विद रिस्ट्रिक्शन, शेयर इशू हो सकते हैं विदाउट रिस्ट्रिक्शन। In case of restriction on transfer of shares are normally held by trustees of the scheme in the names of employees who are beneficial owners of such shares। वक्ती तौर पे वो शेयर्स किनके पास होते हैं? ट्रस्टीज के पास होते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शन पीरियड होने के खत्म होने के बाद वो शेयर्स आपको ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद टैक्सेबिलिटी ऑफ द अमाउंट अंडर द हेड ऑफ सैलरी। तो फिर शेयर इश्यू होने पर टैक्सेबिलिटी कैसे होगी? तो देखना पड़ेगा जनाब
ये शेयर इशू हुए हैं विद रिस्ट्रिक्शन या विदाउट रिस्ट्रिक्शन। इशू विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, अगर शेयर इशू हुए हैं तो बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के, तो फिर टैक्सेबिलिटी कब होगी? इन द ईयर ऑफ इशू ऑफ शेयर, जिस टैक्स ईयर में शेयर इशू हुए हैं। और टैक्सेबिलिटी होगी कैसे? टैक्सेबल एट फेयर मार्केट वैल्यू, टैक्सेबल एट फेयर मार्केट वैल्यू of the shares less any consideration given by the employee for shares or option or right। तो टैक्सेबिलिटी कैसे होगी? टैक्सेबिलिटी होगी उस फेयर मार्केट वैल्यू पर, जिस फेयर मार्केट वैल्यू पे वो शेयर्स क्या होंगे, जिस डेट पर वो शेयर आपको इशू किए गए हैं, उस डेट पे जो उन शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू की, उस पर वो टैक्सेबल होंगे। सारी बातें कल तफसील से हो चुकी है, मैं तफसील में जाना नहीं चाह रहा, बस ये मेरा पर्पस यहाँ पे रीडिंग करना है। अगर तफसील किसी को देखनी हो तो पिछला वाला लेक्चर देख ले बहुत तफसील से, ठीक है? तो आप सब जानते हैं कि ये सारी बातें मैं कल की क्लास में कवर कर चुका हूं अच्छी तरीके से। अच्छा जी, अगर शेयर इश्यू हो रहे हैं तो विद रिस्ट्रिक्शन, तो फिर क्या है? टैक्सेबल इन द ईयर इन विच एम्प्लॉई हैज फ्री राइट टू ट्रांसफर और द शेयर्स or he disposes of the shares whichever is earlier। ठीक है जी, तो अगर शेयर इशू हो रहे हैं फ्री राइट ऑफ ट्रांसफर के साथ, तो फिर देखना क्या है कि रिस्ट्रिक्शन पीरियड पहले खत्म होता है या शेयर पहले आप बेच देते हैं। विच एवर इज अर्लियर, जो काम पहले हो जाए उस पॉइंट पे क्या हो जाएगी? आपकी टैक्सेबिलिटी हो जाएगी। तो फिर आपको उसको टैक्सेबल करने के लिए भी फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है एट द टाइम ऑफ देयर इज फ्री राइट ऑफ ट्रांसफर और शेयर आर डिस्पोज ऑफ। लेस कर देना है उसमें से आपने क्या, जो शेयर्स की कीमत आपने पे की है इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन और कंसीडरेशन फॉर इशू ऑफ शेयर्स और एक्सरसाइज प्राइस। ठीक है जी, ये क्या करवा दें आप? उसमें से लेस करवा दें, आपको गेन मिल जाएगा, उस गेन को आप सैलरी का पार्ट बना दें। देखिए अब यहाँ पर चंद जो टेक्निकल इश्यूज डिस्कस करने थे वो क्या थे। ये तो कल वाली पूरी क्लास विद एग्जांपल डिस्कस हो चुकी है, लेकिन मैंने खाली यहाँ से रीड किया था इसको। मार्केट वैल्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है जी, तो जाहिर सी बात है हम जानते हैं कंपनी के शेयर्स की मार्केट होती है जैसे स्टॉक एक्सचेंज, तो हमें फेयर मार्केट वैल्यू बड़ी आसानी से मिल जाएगी उन कंपनीज के शेयर्स की जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सेल होते हैं। तो वो कौन सी कंपनीज है जिनके स्टॉक एक्सचेंज में शेयर सेल होते हैं, उन कंपनीज को हम लिस्टेड कंपनीज बोलते हैं। तो अगर लिस्टेड कंपनी के शेयर्स की बात होगी, अगर आप एम्प्लॉय हैं लिस्टेड कंपनी के, वो आपको शेयर इशू कर रही है, तो फिर तो उन शेयर्स की मार्केट वैल्यू आपको बआसानी कहां से मिल जाएगी? स्टॉक एक्सचेंज से। ठीक है, लेकिन अगर आप लिस्टेड कंपनी नहीं है बल्कि सिर्फ पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय हैं, तो फिर पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉयज की प्राइवेट कंपनी के शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू के लिए स्टॉक एक्सचेंज की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि उनके शेयर्स वहां नहीं सेल होते। तो फिर उनके शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू कैसे वर्कआउट की जाएगी? एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। देखिएगा, मार्केट प्राइस in relation to shares on a given date means the closing price of the shares on that date on the stock exchange। और आप जानते हैं कि अगर आप पब्लिक लिस्टेड कंपनी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू तलाश कर रहे हैं, फेयर मार्केट वैल्यू, तो फिर एक दिन में भी उनकी कई मार्केट वैल्यूज होती हैं। तो फिर आप मार्केट वैल्यू कौन सी चूज करें? वो मार्केट वैल्यू पिक करें जिस डेट पे स्टॉक एक्सचेंज क्या हुआ था, क्लोज हुआ था। तो जो जिस डेट पे आपकी ट्रांजैक्शन हुई है, उस ट्रांजैक्शन डेट पर अगर आपको एक से ज्यादा फेयर मार्केट वैल्यू मिलती हैं, तो फिर आप ये देखें उस दिन स्टॉक एक्सचेंज में क्लोजिंग रेट क्या था शेयर्स का, यानी वो शेयर्स का कारोबार किस रेट पे क्लोज हुआ था। जिस रेट पे क्लोज हुआ था उस दिन पर, जिस दिन आपकी ट्रांजैक्शन मौजूद है शेयर इश्यू होने की या फ्री राइट ऑफ ट्रांसफर की, उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू देखने के लिए आप स्टॉक एक्सचेंज से क्लोजिंग रेट उठा लेंगे जनाब। ऐसा ही है, चलें जी। तो उसके बाद इसका दूसरा हिस्सा हमारे सामने आता है। दूसरा हिस्सा क्या है? शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। अगर आप किसी ऐसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, शेयर्स आप खरीद रहे हैं बतौर एम्प्लॉय अंडर एम्प्लॉय शेयर स्कीम, जो कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, तो फिर क्या करना है? तो फिर जो उनकी इक्विटी है, वो इक्विटी आप क्या कर देंगे? तकसीम कर देंगे किसमें? नंबर ऑफ शेयर्स में। इसको हम बोलते हैं ब्रेकअप वैल्यू। अब ब्रेकअप वैल्यू का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर ब्रेकअप वैल्यू का मतलब यहाँ पर क्या हो गया जनाब
ठीक है जी। ब्रेकअप वैल्यू का मतलब यहाँ पर ये हुआ, देखिए एक कंपनी है, उसकी आप ब्रेकअप वैल्यू कैसे वर्कआउट करेंगे। ब्रेकअप वैल्यू वर्कआउट कैसे करें, उस कंपनी का शेयर कैपिटल लें, प्लस क्या ऐड कर दें उसमें आप, रिजर्व्स, और आप उसको डिवाइड कर दें किससे, नंबर ऑफ शेयर्स। उस कंपनी के अब तक कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू हो चुके हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं कंपनी का शेयर कैपिटल जो है वो 5 मिलियन, ठीक है, उसके पास 2 मिलियन के रिजर्व्स मौजूद हैं, और हम कहते हैं नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो कितने हैं, 100,000। तो रिजल्ट क्या निकलेगा, तो 2 मिलियन प्लस 5 मिलियन कितना देगा, 7 मिलियन। 7 मिलियन डिवाइड कर दें कितने से, 1 लाख से, तो फिर ब्रेकअप वैल्यू कितनी आ गई, 70 रुपए। 70,000 नहीं, 70 रुपए आ गए ना बेटा, 70 रुपीज। मतलब एक शेयर की आपको ब्रेकअप वैल्यू कितनी मिल गई, 70 रुपए। इसका मतलब क्या, 70 रुपए को आप मान लें फेयर मार्केट वैल्यू। ऐसा कब करना है आपने, उन कंपनीज वाले केस में करना है जिन कंपनीज की आपको, जिन कंपनीज के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में बिकते नहीं है, मतलब वो लिस्टेड कंपनीज नहीं है। तो उस केस में क्या करना है आपने, उस केस में आपने ये ब्रेकअप वैल्यू फाइंड कर लेनी। ठीक है जी। क्लियर, जवाब दें, सही है ना, कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर बेटा, बताइए। अच्छा जी, अब उसके बाद ये शेयर्स जो आपको इशू हुए थे अंडर एम्प्लॉयमेंट शेयर स्कीम, अगर इसको आप बाद में क्या कहते हैं, डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, मतलब इशू होने के बाद फिर सब्सिक्वेंटली बेचते हैं, तो क्योंकि आप ऑनर आप बनने के बाद इसको सब्सिक्वेंटली जब आप बेचेंगे तो फिर होने वाला गेन जो होगा वो कैपिटल गेन होगा। समझे बात को या नहीं, तो इसको तो हम बहुत तफसील से डिस्कस करेंगे कैपिटल गेन वाले चैप्टर में, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जरा तवज्जो से कीजिएगा, देखिएगा। देखिए कल की आपको क्लास याद होगी, कल की क्लास में हमने एक शेयर एक्वायर किया 40 रुपए का, यस और नो। कल की क्लास याद है, कल की एग्जांपल याद है, कल की क्लास में हमने एक शेयर एक्वायर किया 40 रुपए का। भाई जवाब दें, 10 रुपए ऑप्शन के वक्त, 30 रुपए एक्सरसाइज के वक्त, एक शेयर कितने का हुआ, 40 रुपए का हुआ कि नहीं हुआ। या तो 40 रुपए यकमुश्त दिए एक्सरसाइज के वक्त, या पार्ट हिस्सा दिया ऑप्शन ग्रांड होते वक्त, और पार्ट हिस्सा पे किया आपने कब, एक्सरसाइज करते वक्त। जवाब दें। अच्छा, तो जिस वक्त वो 40 रुपए वाला, 40 रुपए की कॉस्ट वाला शेयर हमें इशू हो रहा था, उस वक्त हमने उसकी मार्केट वैल्यू क्या बताई थी, 120 रुपए, यस और नो। तो हमने 80 रुपए के हिसाब से जो गेन था पर शेयर, वो सैलरी का पार्ट बना दिया था कल की क्लास में, विदाउट रिस्ट्रिक्शन वाले केस में, यस और नो, जल्दी बोलिए, रिस्पॉन्स कीजिए बेटा, रिस्पॉन्स कीजिए। ऐसा ही है ना। अच्छा जी, अब अगर फर्ज करें कि ये शेयर जब हमें इशू हो चुका है, अब इसको हम आगे चल के डिस्पोज ऑफ करते हैं 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, तो अब अगर मैं इसको बेचूंगा सब्सिक्वेंटली, तो फिर जो गेन होगा फर्दर 120 से अबव, वो क्या होगा, वो कैपिटल गेन होगा, वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के हेड में जाएगा, जो आम शेयर्स बेचने पे होता है। ठीक है ना। तो फर्ज करें आपने 2-3 महीने बाद वो शेयर्स बेच दिए 150 रुपए के हिसाब से, तो अब इस केस में कैपिटल गेन कितना हुआ, 40 और 150 का डिफरेंस, या
120 और 150 का डिफरेंस, आप बताइए। बोलिए। 120 और 150 का डिफरेंस, वेरी गुड। 30 रुपए कैपिटल गेन हुआ, क्यों? क्योंकि बेटा 120 और 40 तक का डिफरेंस तो ऑलरेडी टैक्स हो चुका है। अगर मैं कैपिटल गेन वर्कआउट करूंगा 150 और 40 के डिफरेंस से, तो उसमें 80 रुपए वो वाले शामिल हो जाएंगे जो ऑलरेडी सैलरी का पार्ट बन के टैक्स हो चुका है। तो कोई भी इनकम दो बार टैक्स नहीं हो सकती है, बात ध्यान में रखिएगा। तो अगर अल्फाजों पे गौर कीजिएगा, अल्फाज क्या बोलते हैं? अल्फाज ये बोलते हैं यहां पर, अल्फाज ये बोलते हैं यहां पर कि गेन ऑन शेयर्स सब्सिक्वेंटली डिस्पोज ऑफ, यानी एम्प्लॉय शेयर स्कीम के तहत मिलने वाले शेयर्स इशू होने के बाद अगर आप क्या करते हैं, बेचते हैं, फॉल्स अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन। तो फिर वो गेन कौन से हेड ऑफ इनकम में जाएगा? कैपिटल गेन वाले हेड ऑफ इनकम में जाएगा। एंड फॉर दिस पर्पस कॉस्ट ऑफ शेयर्स 40 रुपए याद होगी, प्लस शेल बी व्हाट, कॉस्ट ऑफ शेयर कैसे निकलेगी? 40 रुपए भी शामिल होंगे। कॉस्ट ऑफ शेयर शेल बी द टोटल ऑफ कंसीडरेशन गिवन बाय द एम्प्लॉय, कि आपने कितनी टोटल कंसीडरेशन दी थी एम्प्लॉय के तौर पर, और उसके अलावा क्या था? अमाउंट ऑलरेडी टैक्स्ड, अमाउंट एंड द अमाउंट ऑलरेडी टैक्स्ड अंडर द हेड सैलरी इन दिस रिस्पेक्ट। यानी मतलब फिर आप कॉस्ट के तौर पे माइनस करें जो कॉस्ट आपकी जेब से खर्च हुई थी ऑप्शन के लिए, एक्सरसाइज के लिए, प्लस उस कॉस्ट में उस अमाउंट को भी शामिल कर दे जो सैलरी के नाम से क्या हो चुका है, टैक्स हो चुका है, ताकि वो डबल टैक्स ना हो। तो जब हम 150 रुपए के अगेंस्ट कॉस्ट क्लेम करेंगे कैपिटल गेन वर्कआउट करने के लिए, तो उस कॉस्ट को हम कैसे क्लेम करेंगे? वो कॉस्ट के अंदर कितने हिस्से होंगे? मिसाल के तौर पर हमने कहा सेल प्रोसीड्स अगर 150 रुपए है तो लेस कॉस्ट, तो फिर कॉस्ट क्या होगी? फिर कॉस्ट में इस केस में 3 चीजें शामिल होंगी। नंबर 1 ऑप्शन प्लस एक्सरसाइज। ऑप्शन की कॉस्ट और एक्सरसाइज की कॉस्ट मिलकर कितनी हो गई? 40 रुपए। और अमाउंट ऑलरेडी टैक्स्ड अंडर द हेड ऑफ सैलरी, और सैलरी के हेड में कितना अमाउंट ऑलरेडी टैक्स चुका है? 80 रुपए। तो बेटा 40 और 80 मिलके कितने हो जाएंगे? 120 रुपए। तो जब आप 120 रुपए 150 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपका डिफरेंस कितना आएगा? 30 आएगा। ये 30 क्या बन जाएगा बेटा? आपका कैपिटल गेन बन जाएगा। ठीक है, तो सब्सिक्वेंट जो गेन होगा शेयर्स को डिस्पोज ऑफ करने पर, वो इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं है, वो सब्सिक्वेंट गेन जो है कैपिटल गेन है, जिसको हमने बहुत तफसील से एक चैप्टर में डिस्कस करना है आपसे। ठीक है जी, यहां तक कोई मुश्किल हो तो बताइए बेटा, जवाब दीजिए। अब ये क्वेश्चन 4.1 मौजूद है आपके सामने। क्या आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? जवाब दें, क्या ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं? क्वेश्चन 4.1। हाँ बेटा जवाब दें, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास 10 से 15 मिनट है, इस क्वेश्चन को रीड भी करें और सॉल्व भी करें। मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूं जब तक। ठीक है, स्टार्ट। ओके जनाब, तो हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे देखते हैं। अच्छा भाई बताइएगा सब लोग। मिस्टर जेड वॉज एन एम्प्लॉई ऑफ यूवी पाकिस्तान लिमिटेड।
मिस्टर जेड जो है वो यूवी पाकिस्तान के एम्प्लॉय हैं, ठीक है, यूवी पाकिस्तान लिमिटेड। ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट ही इलेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन स्टॉक ऑप्शन स्कीम ऑफ यूवी पीएलसी, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, पार्टिसिपेट किया कि वो यूवी पीएलसी की एम्प्लॉय शेयर स्कीम में क्या करें, पार्टिसिपेट करें। देखें, वो एम्प्लॉय है यूवी पाकिस्तान का, लेकिन वो स्टॉक ऑप्शन स्कीम में पार्टिसिपेट कर रहा है यूवी पीएलसी की, जो कि होल्डिंग कंपनी है यूवी पाकिस्तान की, पेरेंट कंपनी की। मतलब आप एम्प्लॉय हैं यूवी पाकिस्तान के, लेकिन आप एम्प्लॉय शेयर स्कीम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं यूवी पीएलसी की। तो ये एम्प्लॉय है यूवी पाकिस्तान का, पार्टिसिपेट कर रहा है एम्प्लॉय शेयर स्कीम की, किसकी, यूवी पीएलसी की। मतलब इसको बेनिफिट मिल रहा है किससे, एसोसिएट से, एम्प्लॉयर के। तो बेनिफिट मिले चाहे एम्प्लॉयर से या एम्प्लॉयर के एसोसिएट से, वो सैलरी का पार्ट बनेगा। उसके बाद एंड हैड बीन ग्रांटेड राइट टू परचेज 500 शेयर्स, उसको 500 शेयर्स खरीदने का राइट मिला, किसके, यूपीएलसी के, एट द एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 10 पाउंड पर शेयर, जिसके लिए उसको एक्सरसाइज प्राइस पे करनी है डायरेक्टली 10 पाउंड पर शेयर। यानी कि राइट मिलने की कोई प्राइस नहीं है, राइट मिले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। शेयर्स खरीदना चाहे तो एक्सरसाइज करे, कितने दे, 10 पाउंड दे एक शेयर के लिए। नो पेमेंट वॉज टू बी मेड फॉर द सेड राइट, वही बात है, राइट के लिए कोई पेमेंट मांगी नहीं गई, डायरेक्टली आपको राइट दे दिए गए। और अब आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको हर राइट के एवज 10 पाउंड पे करने हैं बतौर एक्सरसाइज प्राइस, ताकि आपको शेयर इशू हो सके। Mr. Z exercised his option during the year to acquire 300 shares at the exercise price of 10 pound. तो उसने 500 में से 300 शेयर्स खरीदने का फैसला किया और उसने 10 पाउंड पर शेयर का कर दी, पेमेंट कर दी। The right for the remaining shares was disposed of for rupees 48,000 on the same day. और बकाया 200 शेयर्स के राइट उसने कितने के बेच दिए, 48,000 रुपए के। तो इसका मतलब क्या हुआ, 48,000 रुपए जो है वो आपके लिए क्या बन जाएगा, गेन बन जाएगा, क्योंकि राइट हासिल करने की कोई कॉस्ट नहीं थी। उसके बाद अब ये दोनों काम सेम अकाउंटिंग पीरियड में हो रहे हैं, तो ठीक है जनाब, जब दोनों काम सेम अकाउंटिंग पीरियड में हो रहे हैं कि आपने शेयर राइट डिस्पोज ऑफ किए हैं सेम अकाउंटिंग पीरियड में, और आपको शेयर भी इश्यू हो रहे हैं उसी अकाउंटिंग पीरियड में, तो दोनों की टैक्सेबिलिटी कहाँ होगी, सेम अकाउंटिंग पीरियड में हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद market value of one share of UV PLC on the date of issue of the right was 12 pound, and on the date when shares were issued to Mr. Z was 15 pound. तो आप मुझे बताइए कि 12 पाउंड एक शेयर की मार्केट वैल्यू थी जिस डेट पर आपको राइट मिले थे, और जिस डेट पर आपको शेयर इशू हुए हैं उस डेट पर एक शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू 15 पाउंड है। तो जरा बताइए इशू ऑफ शेयर वाले केस में गेन कितना बना, 10 और 12 पाउंड का डिफरेंस या 15 और 10 पाउंड का डिफरेंस। गेन 2 पाउंड है या गेन 5 पाउंड है, गेन 5 पाउंड है पर शेयर, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर और मल्टीप्लाई बाय एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्यों, क्योंकि पाकिस्तान में हर चीज की टैक्सेशन रुपीज में होगी, तो अगर आपकी कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन है तो आप क्या करें, उसको रुपीज में भी कन्वर्ट करेंगे। तो एक्सचेंज रेट कितना है, 1 पाउंड को किसके बराबर लेना है, 148 रुपए। अगर मुख्तलिफ एक्सचेंज रेट दिए हो तो फिर उस डेट वाला एक्सचेंज रेट ने जिस डेट पे आपकी ट्रांजैक्शन हुई है। 12 पाउंड वाले दिन का एक्सचेंज रेट अगर कुछ और है और 15 पाउंड वाले दिन का एक्सचेंज रेट अगर कुछ और है, तो फिर आप डे ऑफ ट्रांजैक्शन वाला एक्सचेंज रेट लें। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगर आपको जिस डेट पे राइट आपने एक्सरसाइज किया है, तो एक्सरसाइज वाले डेट पर जो एक्सचेंज रेट है वो कुछ और है, तो एक्सरसाइज की कॉस्ट निकालते वक्त आप क्या करेंगे, उस डेट वाला जिस डेट पर आपने राइट एक्सरसाइज किए उस डेट का एक्सचेंज रेट यूज करेंगे। और सेल प्रोसीड वर्कआउट करते वक्त आप एक्सचेंज रेट वो लेंगे जिस दिन आपने क्या किया है, जिस दिन शेयर इशू करते वक्त आप एक्सचेंज रेट वो लेंगे जिस दिन पर आपको शेयर इशू हुए, ताकि आप फेयर मार्केट वैल्यू को पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट कर सके।
लेकिन इस पूरे क्वेश्चन में कॉमन एक्सचेंज रेट दिया हुआ है 148, तो अभी हमें इसमें कोई ऐसी परेशानी फेस करनी नहीं पड़ रही। ठीक है जी, तो इसका सोल्यूशन क्या हो, बड़ा आसान है। क्या लिखा आपने, मिस्टर जेड टैक्सेबल इनकम टैक्स ईयर 2020 रुपीज, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी इसके दो हिस्से हैं। गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ ऑप्शंस, कितना गेन दिया हुआ है 48,000। ठीक है जी, बेनिफिट अंडर ESS बाय इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स इशू होने से कितना बेनिफिट हुआ, बड़ी सिंपल सी बात है, 300 शेयर्स का आपने राइट क्या किया, इशू किया, मतलब एक्सरसाइज किया, मल्टीप्लाई किससे करने जा रहे हैं, तो आपने 15 माइनस 10, तो 15 माइनस 10 क्या हुआ, 5 पाउंड। 5 पाउंड आपको पर शेयर क्या हुआ है, बेनिफिट हुआ है हर एक शेयर के बदले, और उसको आप मल्टीप्लाई कर दें किससे, एक्सचेंज रेट से 148। जवाब दे, क्या आंसर आ रहा है, रिस्पॉन्स करें बेटा, क्या आंसर आ रहा है। 2,22,000। टोटल कर दें इसका बेटा, टोटल कितना बन जाएगा, 2,70,000। सही है ना, तो 2,70,000 क्या बन गया, सैलरी का पार्ट बन गया आपकी। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अभी अगला क्वेश्चन है, मिस्टर वाई के नाम से, ये कर सकते हैं आप लोग, मिस्टर वाई के नाम से क्वेश्चन, ये कर सकते हैं आप लोग। चलिए जी, स्टार्ट कीजिए इसको आप, या होमवर्क में कर लेंगे इसको आप लोग, इसको आप होमवर्क में कर लें बेटा। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ यहाँ पर, इंशाल्लाह बाकी सारी बातें आपसे अगली क्लास में होंगी।